students, welcome back. Today we have to start the topic how can metal and non-metal react with each other. This is your chapter 3 metals and non-metal related topic. How can metal and non-metal react with each other? So for that we have to discuss about the valency. So metals, those are having some metallic properties such like lustrous properties, sonorous, electrical and heat conductivity, and non-metal, those are having simple properties such like they are exist in the gaseous form. So for the reaction with metal and non-metal we have to discuss first वैलेंसी. तो वैलेंसी को हमें डिस्कस करना पड़ेगा. तो वैलेंसी हमने क्लास 9 में भी पढ़ी है, बट वी हैव टू रिवाइज दैट फॉर द रिएक्शन इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. सो वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम. एटम कैन बी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. मेटलॉइड का क्या मतलब है? मेटलॉइड्स आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक, सच लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम. These are metalloids. Metalloids कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल? zigzag लाइन के ऊपर. फ्रॉम द zigzag लाइन, जिससे कि हम पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वैलेंसी. सो वी आर टेकिंग एग्जांपल्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग concept the valency. So this is valency. Valency means combining capacity of an atom. So for that we have to write the electronic configuration of particular atom. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? वी हैव टू यूज बोर्स मॉडल. बोहर मॉडल में हमने देखा था. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. ये हमने डिस्कस किया था इन क्लास 9th. सो दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो दे आर हैविंग न्यूट्रल जीरो चार्ज. प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज. Number of proton decide the place of the atom in the periodic table. अब यहाँ पर क्या होते हैं? These are shells or they are called as energy shells, or we can say them orbitals also. So और इनको energy levels भी कह सकते हैं हम. First जो था shell उसको हमने कहा था K shell, second shell L shell, थर्ड इज नोन एज एम शेल एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज एन शेल. हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन दीज शेल्स. तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? के शेल, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल इज 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड n स्क्वायर. n कैन बी 1, 2, 3, 4, etc. So for K shell n is 1. तो हम यहाँ पर रखते हैं 2 into 1 square means 2 electron maximum can occupy in K shell. इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं. तो K shell में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. Now for L shell. L shell के लिए n is 2. So 2 into 2 square it will be 8 electrons maximum. Then M shell में n is 3, so 2 into 3 square it becomes 18 electrons. Now for N shell के लिए n is 4, so 2 into 4 square it will becomes 32 electron. So according to this we have to write the electronic configuration. और electronic configuration लिखने के बाद आपने देखना है लास्ट शेल को. In the लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा दैट विल डिसाइड द वैलेंसी. सो वी हैव टू डिसाइड द वैलेंसी वन बाय वन. वी आर डिसाइडिंग द वैलेंसी फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कैन बी डिनोटेड बाय लेटर Z. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू K, L, M, N शेल बिकम्स 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फिल, तो 1 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ जाएगा. नाउ फॉर हीलियम के लिए 2 इज द एटॉमिक नंबर एंड मैक्सिमम K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. फॉर लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर इज 3 एंड मैक्सिमम, ये आप अगर यहां लिखते हैं 3 तो इट विल बी रॉन्ग. सो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2, 1.
एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. नाउ फॉर बेरिलियम atomic number is 4, so 2 and 2 is the configuration. For boron atomic number is 5, 2 and 3 is the configuration. After that कार्बन का atomic number 6 है, तो configuration हो गया इसका 2 and 4. After that nitrogen 7, 2 and 5. Now we have to decide the valency according to the valence shell. अब valence shell क्या होता है? Valence shell is the last shell. Last shell जिसमें भी last इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या कहलाता है? valence shell. तो according to valence shell we have to decide the valency. So क्या करना है आपको? इनर्ट मेटल आप सबको पता है. इनर्ट मेटल क्या होती है? दोज आर नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करती है. तो इनर्ट मेटल का कॉन्फ़िगरेशन हर एटम एक्वायर करने की कोशिश करता है. कैसे एक्वायर करेगा? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हीलियम, जैसे हीलियम फर्स्ट है आपका इनर्ट गैस, देन नियॉन इज द नेक्स्ट गैस, आफ्टर दैट ऑर्गन इज द नेक्स्ट इनर्ट गैस. तो इन सबके आसपास का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके क्या करता है, सारे एटम्स अपना कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है. तो व्हेन हाइड्रोजन लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है? +1. When it gains 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने नेगेटिव चार्ज को ले लिया है, नेगेटिव चार्ज को अंदर ले लिया, इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लिया है, तो क्या हो जाएगा? -1. आफ्टर दैट हीलियम क्या है? इट इज इनर्ट गैस है ये. तो इनर्ट गैस क्या होती है? वो न तो इलेक्ट्रॉन लेंगी न देंगी, क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. हर एटम का, हीलियम का स्टेबल है, इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा, तो इसका वैलेंसी बिकम्स 0. उसके बाद है लिथियम का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर हो जाएगा. तो क्या हो गया? इसका वैलेंसी बिकम्स 1 +1 बिकॉज इट हैज लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन. एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज को लूज कर दिया, तो कौन सा चार्ज आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. नाउ बेरिलियम के लिए देखिए 2 and 2. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर हो जाएगा, तो इट्स वैलेंसी इज +2. नाउ फॉर बोरोन इज 2 and 3 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इनको तीनों को ये लूज कर सकता है, +3 बिकम्स इट्स वैलेंसी. एंड इट कैन गेन ऑल्सो. अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो जाएगा. पहले तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो हीलियम जैसा हो गया. अगर इसको जरूरत है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा? -5 भी इसका वैलेंसी हो सकता है. उसके बाद है कार्बन का आपको पता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट. नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें पढ़ना है सब. 4 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन lose these 4 electron and gain also. By losing and gaining it can acquire the helium and neon gas configuration. For nitrogen के लिए भी सेम है, 5 इलेक्ट्रॉन है. So it has the tendency, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. एंड मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब उनके ऊपर क्या होना चाहिए? मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए हमेशा. तो नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल. तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी? इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन. तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो -3 चार्ज. सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8. इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया? नियॉन का. सो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इनका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी वैलेंसी होती है. इस वैलेंसी को अगर आपको नहीं आएगा तो आप दोनों की रिएक्शंस को आपस में नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन चिल्ड्रन फॉर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू KLMN 2-6.
ऑक्सीजन फ्लोरीन आर नॉन मेटल, सो दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इनकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन का। 2 8 8 ऑर्गन का भी यही होता है। तो अगर जिन भी एटम का अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या होगा, 2 6 है, इट कैन 6 है, 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -2। नाउ फॉर फ्लोरीन, 9 इज द एटॉमिक नंबर, 2 7 इज द कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसने गेन कर लिया। अब नियॉन, इट इज इनर्ट गैस, 10 इज द एटॉमिक नंबर, 2 8, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न ही देने की जरूरत है, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, इसलिए इनका वैलेंसी कितना हो गया, 0। नाउ सोडियम, सोडियम इज 11, 2 8 1, इट कैन लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए +1 इसकी वैलेंसी हो गई। नाउ मैग्नीशियम 12, 2 8 2, +2 इज द वैलेंसी। नाउ एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स, तो मेटल्स आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज होगा इनके ऊपर, केटायन बनाएंगे ये। एल्यूमिनियम 13, 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, +3। नाउ सिलिकॉन 14, 2 8 4, +4 कैन बी द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन। नाउ फास्फोरस 15, 2 8 5, phosphorus is a non-metal, so it has the tendency to gain the electron to complete its octet. तो इसलिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कर 2 8 8 ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। उसके बाद है आपका पास सल्फर 16, 2 8 6, 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके किसका कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर लिया, ऑर्गन का। सल्फर के बाद हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन 17, 2 8 7, 7 है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज लगा दीजिए, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। नाउ ऑर्गन, ऑर्गन इज 18, 2 8 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। देन आपके पास है पोटेशियम 2 8 8 1, 1 is the electron that can lose by potassium. Potassium is a metal. Now calcium 20, 2 8 8 2, +2 is the valency of calcium. So up to 20 you have to learn the configuration and with a valency, so that you can solve all the question related to the formation of ionic compounds. अब हमने वैलेंसी सीख लिया है। वैलेंसी सीखने के बाद हमें क्या करना है, केटायन और एनायन की आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा, केटायन और एनायन मिक्स होकर क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स दोज आर फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायन कॉम्बिनेशन, एंड they will be having some kind of force in between them. That force is called as electrostatic force. उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और केटायन और एनायन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कॉमन सॉल्ट कहलाता है, उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं। सोडियम इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज अ मेटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और इसने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन, दैट इज 2 8। सोडियम प्लस यानी केटायन में कन्वर्ट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो किसने ले लिया, क्लोरीन ने। Cl 17 अभी हमने देख लिया था, 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया प्लस, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, +1 -1 चार्ज है, तो इनको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, तो इनके बीच में क्या फोर्स डेवलप हो गया, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया, और क्या बन गया है, NaCl, दैट इज अ कंपाउंड। पहले ये क्या थे, आयंस थे, केटायन एंड एनायन, और उनके बीच में क्या बना है, आयोनिक बॉन्ड, और एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं MgCl2 का। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक क्लोरीन को एक इस क्लोरीन को। Mg2+ + 2Cl- क्या बन गया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड।
So in this way you can find out the different compounds, ionic compounds. जैसे कि अभी हमने NaCl, MgCl2 का एग्जाम्पल लिया, उसके साथ साथ आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि CaCl2 आप बना सकते हैं, Na2S बना सकते हैं, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड हो गया ये, MgO. तो ये सब आप प्रैक्टिस करें बनाने की अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. सो ये क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और वो क्या बॉन्ड बना रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड. तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. सो हमें वो डिस्कस करनी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट इज कि जो कंपाउंड है, इज इट सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अभी हमने देखा कि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स केटायन और एनायन में लगते हैं. तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म. सॉलिड होते हैं जनरली, जैसे कि हमने पता है NaCl नमक जो होता है वो सॉलिड होता है. कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो सॉलिड. MgO इज ऑल्सो सॉलिड. MgO तो आपके लैब में भी मिलता है. हमें रिबन होता है, उसको हम पहले मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको बर्न करते हैं तो हमें ऐश मिलती है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड. तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो है मैक्सिमम दे आर सॉलिड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. याद रखना है आपको. नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स, एंड बॉइलिंग एट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू बॉइल. तो क्या होगा? इनके जो आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होंगे, ज्यादा होंगे. और इनमें फिजिकल नेचर में इनका नेचर कैसा होगा? ब्रिटल भी होगा. ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मीन्स जब आप इसको हैमर से, हथौड़े से प्रेशराइज करते हो तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड होता है. जैसे आपने नमक देखा है बहुत बड़ा, उसको आप अगर हथौड़े से बीट करते हो तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड होता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रिटल नेचर. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिजोल्व होना. तो हमें पता है नमक तो पानी में डिजोल्व होता है, और भी आयनिक सॉल्ट होते हैं, दे कैन ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर. सो आयोनिक यानी आयंस है इसमें, तो वो किस में डिजोल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में. पोलर सॉल्वेंट इज वाटर, क्योंकि वाटर में भी क्या है आपके पास, देख सकते हो आप H+ एंड OH- दो आयंस है. तो इनकी वजह से ये क्या होगा इसमें? तो वाटर क्या है? H+ एंड OH- आयन है इसमें, तो पोलर हो गया. और दीज आर ऑल्सो हैविंग पोलर आयंस Na+, Cl-. तो ये क्या होगा? आपस में रिएक्शन करेंगे. Na+ OH- से रिएक्शन कर लेगा, और H+ जो है वो Cl- से रिएक्शन कर लेगा. तो सॉल्युबिलिटी मतलब है पानी में डिजोल्व होना. पानी में डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखते हैं ये. दे कैन नॉट डिजोल्व इन पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड अदर ऑयल्स. नमक जो है ऑयल में डाल के देखिए, आप मिक्स करके देखिए, इट विल नॉट गोइंग टू डिजोल्व. क्यों? क्योंकि केरोसिन या ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, और क्या है आपका सॉल्ट, दैट इज पोलर सब्सटेंस. नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है. तो क्या है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो उनकी सॉलिड स्टेट में नहीं होगा. जैसे आप नमक का एग्जांपल ले लेते हैं. हम नमक लिया, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, बल्ब लगाया, तार से जोड़ा, स्विच ऑन किया, तो आप देखोगे बल्ब तो ग्लो होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके आयंस ही नहीं बनेंगे. तो सॉलिड स्टेट में आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर शुड बी आयंस ऑल्सो. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नमक को पानी में डिजोल्व करिए, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करिए. आप 2 इलेक्ट्रोड्स लगाइए, बल्ब लगाइए, तो बल्ब आराम से ग्लो करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्वस स्टेट हुई, पिघली हुई स्टेट हुई. मोल्टन स्टेट का मतलब पिघली हुई स्टेट हुई. तो उसमें क्या करेंगे? जो आयंस है वो बन जाते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज of ionic compound: physical nature, melting boiling point and solubility also, and conduction of electricity. ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. So the chapter is left now. So next video we will continue the chapter. Thanks. Please like and subscribe.